गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस ऑडियो वीडियो लिंक थ्रू मैं आपको फिर से एक बार शब्द, पद और पदबंध इसके बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। शब्द, पद और पदबंध जो ऑलरेडी मतलब बाय मीट एक नहीं बल्कि दो बार हो चुका है। अब ये क्योंकि शायद तुम्हें थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा तो फिर से एक बार मैं तुम्हें यहाँ वीडियो लिंक थ्रू बताने जा रही हूँ बच्चों। शब्द, पद और पदबंध जो मैं समझा रही हूँ उसे बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। ये देखिए, ये है हेडिंग शब्द, पद और पदबंध। सबसे पहले जानेंगे बच्चों कि शब्द क्या है। ठीक है, शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने उस समूह को शब्द कहा जाता है जिसका कोई निर्दिष्ट अर्थ हो। अब निर्दिष्ट अर्थ यानी क्या? तो जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले, जैसे पानी। पानी एक सार्थक शब्द है। ये शब्द चार वर्णों के मेल से बना है। कौन? पानी। यह शब्द चार वर्णों के मेल से बना है, जैसे प प्लस आ प्लस न प्लस ई। ये क्या किया? ये पानी का वर्ण विच्छेद कर दिया, है ना। तो प प्लस आ प्लस न प्लस ई इज इक्वल टू पानी। पानी शब्द सुनते ही स्टूडेंट्स या देखते ही हमारे मन मस्तिष्क में एक ऐसे तरल द्रव्य का चित्र अपने आप ऑटोमेटिकली उभरने लगता है, जिसे पीकर हम अपनी प्यास बुझाते हैं। मतलब जैसे हमने पानी शब्द सुना तो पानी शब्द सुनते ही समझ में आ जाता है कि अरे हाँ, वो एक तरल द्रव्य जिसे पिया जा सकता है और जिससे पीकर हम अपनी प्यासी आत्मा को संतुष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया शब्द। अब आगे चलते हैं। शब्द और अर्थ का संबंध क्या है बच्चों? शब्द और अर्थ का बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ यानी गहरा। कैसे? जिन शब्दों के अर्थ ना हो उसे शब्द की श्रेणी में रखा ही नहीं जा सकता। मतलब जो शब्द निरर्थक हो उन्हें हम उन शब्दों की श्रेणी में रख ही नहीं सकते ना। जैसे नीपा, पानी का देखो उल्टा, नीपा। ये शब्द भी चार वर्णों में है, न प्लस ई प्लस प प्लस आ। ध्यान रहे बच्चों, जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं ना तो हर व्यंजन के नीचे हलंत लगा हुआ होता है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। तो चार वर्णों में इसका अगर वर्ण विच्छेद किया जाए नीपा का, तो ये हो गया न प्लस ई प्लस प प्लस आ के संयोग से बना है नीपा। परंतु इसका कोई अर्थ है क्या? नहीं, अर्थात इसे सार्थक शब्द नहीं कहा जा सकता। ये हो गया शब्द और अर्थ का संबंध। अब आगे की स्लाइड में अगर हम देखें तो पता चलता है कि शब्द के अर्थ का बोध क्या होता है। शब्द के अर्थ का बोध हमें दो प्रकार से होता है, जैसे पहला आत्म अनुभव और दूसरा पर अनुभव। टीचर, ये आत्म अनुभव क्या है? जिसे बच्चों हम खुद अनुभव करें। ओके, पर अनुभव एक ऐसा अनुभव जो दूसरों से प्राप्त किया जा सके। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आत्म अनुभव क्या है। जब हम स्वयं किसी चीज़ का अनुभव करते हैं, जब हम स्वयं किसी चीज़ का अनुभव करते हैं, जैसे चीनी मीठी होती है, में मीठी शब्द के अर्थ का बोध हमें स्वयं चीनी चखने से हो जाता है। जैसे हमने चीनी का या शक्कर का टेस्ट लिया तो समझ में आ जाता है कि अरे हाँ, मीठी है। और सिर्फ सुनकर भी समझ में आ जाता है कि हाँ, चीनी मतलब एक मीठा एहसास। ठीक इसी प्रकार पानी, गर्मी, धूप इत्यादि का भी हम आत्म अनुभव कर सकते हैं कि पानी यानी क्या, गर्मी यानी क्या और धूप यानी क्या इत्यादि। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पर अनुभव क्या है? ये हमने क्या समझा? आत्म अनुभव। अब आगे की स्लाइड में बताती हूँ मैं आपको। यहाँ है पर अनुभव के बारे में जानकारी। पर अनुभव अर्थ के बोध का, यानी अर्थ के बोध का मतलब अर्थ का ज्ञान कराने वाले अनेक क्षेत्र ऐसे भी होते हैं बच्चों, जहाँ हमारी पहुँच नहीं होती और हमें अर्थ बोध के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे हम में से बहुत से लोगों ने जहर नहीं देखा होगा। यहाँ पर जहर गलत लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ होना चाहिए जहर। ज में नुक्ता आएगा, ये उर्दू शब्द है जहर। तो बहुत से लोगों ने जहर नहीं देखा होगा, लेकिन हमने दूसरों से ये सुन रखा है कि इसको खाने से मौत होती है, जहर खा लिया जाए तो मौत हो जाती है। सुना तो ज़रूर है। ठीक इसी प्रकार आत्मा, ईश्वर,
मोक्ष इत्यादि ये जो शब्द है ना, तो शब्दों के अर्थ के बोध के लिए या शब्दों के अर्थ बोध के लिए हमें दूसरों के अनुभव की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो मेरे ख्याल से इतना तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन बार आपको बताया जा रहा है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से कि तुम्हें ये शब्द, पद और पदबंध वाला जो टॉपिक है ये बहुत कम्प्लीटली समझ में आ जाए। अब अगली स्लाइड में हम देखेंगे बच्चों की पद क्या है। अभी तक हम क्या जान रहे थे कि शब्द क्या है, कौन से निरर्थक, कौन से सार्थक, कैसे अनुभव किए जा सकते हैं, 2 प्रकार से अनुभव किए जा सकते हैं इत्यादि। इसके बाद अगला है जो टॉपिक वो है पद। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होकर व्याकरणिक इकाइयों से जुड़ जाता है ना बच्चों, तो वो पद कहलाता है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होकर व्याकरणिक इकाइयों से जुड़ जाते हैं तब वे पद कहलाते हैं, और ये पद वाक्य के आंशिक भाव को प्रकट करते हैं। आंशिक भाव यानी कम, आंशिक यानी कम, अंश प्लस इक इज इक्वल टू आंशिक, आंशिक भाव को प्रकट करते हैं। यहाँ आपके लिए ये जान लेना ज़रूरी है स्टूडेंट्स कि व्याकरणिक इकाइयाँ क्या होती है। परिभाषा क्या बोलती है? शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होकर व्याकरणिक इकाइयों से जुड़ जाते हैं तब वे पद कहलाते हैं। अब हमको जानना होगा कि यहाँ ये व्याकरणिक इकाइयाँ क्या है। तो संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, क्रिया आदि व्याकरणिक बिंदुओं को ही व्याकरणिक इकाइयाँ कहते हैं ना, जो हम पिछली कितनी क्लासेस में पढ़ते चले आ रहे हैं कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है, क्रिया क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, अव्यय क्या है आदि। तो उदाहरण के लिए जैसे एक शब्द है राजा, ठीक है, राजा। अब हम इसे वाक्य में प्रयोग करेंगे। राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानवीर थे, ये बन गया वाक्य राजा शब्द को लेकर। तब तक राजा क्या था, ऊपर जो सिर्फ राजा लिखा है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट था, स्वतंत्र, लेकिन अब ये जुड़ गया एक वाक्य में। राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानवीर थे। तो यहाँ राजा शब्द न रहकर किस में बदल गया बच्चों? पद में। राजा शब्द नहीं रह गया, पहले वो स्वतंत्र था, फिर उसको जोड़ दिया गया, हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानवीर थे इसे। तो राजा शब्द न रहकर पद में बदल गया। अब इसमें कितने पद हैं? तो राजा 1, हरिश्चंद्र 2, बहुत बड़े 3, दानवीर 4, थे 5, इस तरह से। तो क्योंकि ये तो एक व्याकरणिक इकाइयों से जुड़ गया है ना, और दूसरा यह हरिश्चंद्र की विशेषता बता रहा है कि वे एक राजा थे, तो ये एक पद हो गया, पद। दूसरा एक और उदाहरण है बच्चों कि भारत के लगभग सभी राजाओं ने राजकुमारी संयुक्ता के स्वयंवर में भाग लिया। यहाँ राजाओं शब्द भी पद में बदल गया है, क्योंकि यहाँ भी ये व्याकरणिक इकाइयों से जुड़ गया। और दूसरा भारत के सभी राजाओं के बारे में बता रहा है ना। तो इसे और स्पष्ट करने के लिए हमें भी ये जान लेना जरूरी है कि यह पद कौन कौन सी व्याकरणिक इकाइयों से अनुशासित हुआ है। कौन सा पद? फिर से देख लो, भारत के लगभग सभी राजाओं ने राजकुमारी संयुक्ता के स्वयंवर में भाग लिया। ये वाला पद किन किन व्याकरणिक इकाइयों से अनुशासित है, मतलब जुड़ा हुआ है। तो राजाओं जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, बहुवचन, है ना, राजाओं बहुवचन, राजाओं पुल्लिंग, भाग लिया क्रिया का कर्ता, यानी जो करता है वो कौन सी क्रिया कर रहा है? भाग लेने की, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को पद परिचय कहते हैं। मतलब पद परिचय का मतलब यह है कि एक वाक्य के बिल्कुल टुकड़े टुकड़े करके बताना पड़ेगा आपको कि फलाना शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई से संबंध रखता है, फलाना कौन सी व्याकरणिक इकाई से संबंध रखता है, तो वो हो जाएगा पद परिचय। इस प्रक्रिया को पद परिचय कहते हैं। अब अगला आता है टॉपिक आपका पदबंध। अभी तक हमने क्या पढ़ा? शब्द, फिर शब्द के बारे में जानकारी हासिल की, फिर पढ़ा पद, और अब पढ़ रहे हैं पदबंध। पद से बड़ी इकाई को पदबंध कहते हैं, या फिर एकाधिक। टीचर ये एकाधिक क्या होता है? 1 प्लस अधिक, यानी 1 से ज्यादा। एकाधिक पद को पदबंध कहते हैं। और बच्चों पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। ये देखिए, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्रिया विशेषण पदबंध है, इस 5वें प्रकार को कभी कभी अव्यय पदबंध भी लिखा जाता है। अव्यय, तो अव्यय का मतलब ये है सीधा क्रिया विशेषण,
ठीक है। ये पदबंधों में समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक अव्ययों का प्रयोग नहीं होता बच्चों। सिर्फ और सिर्फ अव्यय से जुड़ा पहला प्रकार यानी कि क्रिया विशेषण यहाँ पर काम आता है, ठीक है। तो पदबंध के 5 प्रकार: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। इन 5 पदबंधों पर अब हम एक एक करके विचार करेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे आप। तो 5 पदबंधों पर अब एक एक विचार करने के लिए चलते हैं। तो सबसे पहले आता है संज्ञा पदबंध। वाक्य की जो व्याकरणिक इकाई है बच्चों, वाक्य की जो व्याकरणिक इकाई वाक्य में संज्ञा का काम करे उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। इसे पहचानने का तरीका है कौन और क्या लगाकर सवाल बनाए जाएं। कौन और क्या, जैसे इजराइल के प्रत्येक नागरिक देशभक्त हैं। तो प्रश्न है कौन देशभक्त है? उत्तर है इजराइल के प्रत्येक नागरिक। तो बच्चों अगर आपको समझना है कि संज्ञा पदबंध क्या है, सर्वनाम पदबंध क्या है, तो हम उस वाक्य का मतलब जो रेखांकित वाक्य है उस रेखांकित वाक्य का अंतिम शब्द देखकर भी हम जान सकेंगे कि ये संज्ञा है कि सर्वनाम है, क्रिया है कि विशेषण है कि क्रिया विशेषण है। ओके, तो इजराइल के प्रत्येक नागरिक देशभक्त हैं। कौन देशभक्त हैं? इजराइल के प्रत्येक नागरिक। तो ये क्या हुआ? संज्ञा पदबंध, क्योंकि इसमें आ गया नागरिक। मैंने बोला ना कि आपको आखिरी शब्द से भी समझ में आ जाएगा कि फलाना किस पदबंध से संबंध रखता है। तो ये सिर्फ समझ में आएगा आपको इस सेंटेंस को देखकर, इस प्रकार के सेंटेंस को देखकर कि ये फलाना संज्ञा पदबंध है, वो सर्वनाम है, वगैरह वगैरह। आगे चलते हैं हम दूसरा एक और उदाहरण देखने के लिए। आज बाजार में सस्ते दामों में आम मिल रहे थे। पूरा वाक्य रेखांकित है, क्रिया को अगर छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। तो इसमें आखिरी वाला देखो, आम। आम समझते ही आपका दिमाग बिल्कुल क्लिक कर जाएगा और अच्छा यहाँ तो ये आम तो संज्ञा है, मतलब पक्का पक्का ये संज्ञा पदबंध है। तो आज बाजार में सस्ते दामों में आम मिल रहे थे। सस्ते दामों में क्या मिल रहा था? आम। तो ये क्या हो गया? संज्ञा पदबंध, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। फिर अगला है सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध क्या है टीचर? वाक्य की जो व्याकरणिक इकाई वाक्य में सर्वनाम का काम करे ना, उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। अब संज्ञा क्या है और सर्वनाम क्या है ये अगर आपको मालूम है तो मुझे लगता है कि ज़्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए पदबंधों को ढूंढने और रेखांकित करके समझने के लिए। वाक्य की जो व्याकरणिक इकाई वाक्य में सर्वनाम का काम करे उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। इसे पहचानने का तरीका है कौन और क्या लगाकर सवाल बनाए जाएं, प्रश्न बनाए जाएं। जैसे काम करते करते वह थक गया। तो प्रश्न है काम करते करते वह थक गया। तुरंत समझ में आ जा रहा है बच्चों की काम करते करते वह, ये डेफिनेटली सर्वनाम पदबंध होगा क्योंकि वह जो है वो सर्वनाम है। काम करते करते कौन थक गया? आंसर है वह, तो सर्वनाम पदबंध। दूध में कुछ गिर गया है। दूध में क्या गिर गया है? तो आंसर है कुछ। अच्छा, कुछ मतलब अनिश्चितवाचक सर्वनाम, तो समझ में आ जाता है कि ये सर्वनाम पदबंध है। अगला आता है विशेषण पदबंध। वाक्य की जो व्याकरणिक इकाई वाक्य में विशेषण का काम करे उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। इसे पहचानने का तरीका क्या है? कैसे लगाकर सवाल बनाए जाएं, कैसे? जैसे इस दुनिया में ईमानदार लोग बहुत कम हैं। तो इस दुनिया में कैसे लोग बहुत कम हैं? ईमानदार। तुरंत समझ में आ जा रहा है बच्चों कि मैंने कई बार बताया इससे पहले भी कि आखिरी वाला शब्द देखो, रेखांकित किया हुआ आखिरी वाला, उस आखिरी वाले को देखकर हम अंदाज लगा सकते हैं कि फलाना किस पदबंध से संबंध रखता है। फलाना मतलब ये दिया हुआ वाक्य किस पदबंध से संबंध रखता है। तो इस दुनिया में ईमानदार लोग बहुत कम हैं। इस दुनिया में कैसे लोग बहुत कम हैं? ईमानदार। तो ये कौन सा पदबंध हुआ? विशेषण पदबंध, है ना। जैसे मेहनत से जी चुराने वाला सफल नहीं होता है। मेहनत से जी चुराने वाले सफल नहीं होते हैं। तो कैसे लोग सफल नहीं होते? मेहनत से जी चुराने वाले। बड़ी साफ बात है कि सामने मेहनत आ रही है और ज़रूरी नहीं है कि आखिरी वाला ही शब्द समझकर आप पदबंधों को जानें। कभी कभी वैसे ही शब्द मिलते जुलते सामने भी आते हैं। जैसे यहाँ देखो, मेहनत से जी चुराने वाला सफल नहीं होता या मेहनत से जी चुराने वाले सफल नहीं होते हैं। तो ये जैसे रेखांकित जो वाक्य है इसमें मेहनत तुरंत समझ में आ जा रहा है कि ये विशेषण है। मेहनत से जी चुराने वाले उत्तर, और इसमें पदबंध का प्रकार हो गया विशेषण पदबंध। अब अगला है क्रिया पदबंध। वाक्य की जो व्याकरणिक इकाई वाक्य में क्रिया का काम करे। क्रिया यानी क्या टीचर? तो क्रिया यानी काम। वाक्य की जो व्याकरणिक इकाई वाक्य में क्रिया का काम करे उसे क्रिया पदबंध कहते हैं।
इसमें किसी कार्य के होने का बोध होता है, जैसे बहुत देर हो गई है, बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, तो देर हो गई है, परीक्षा दे, बहुत देर हो गई है, दे रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, मैं खाना खा रहा हूँ, क्रियापद बंध। बहुत देर हो गई है क्रियापद बंध। बच्चे परीक्षा दे रहे हैं क्रियापद बंध। जहाँ पर व्याकरणिक इकाई वाक्य में क्रिया का काम करे उसे हम क्रियापद बंध कहते हैं। और अब आखिरी है क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध को मैंने पहले बताया अव्यय पदबंध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये अव्यय का पहला प्रकार है क्रिया विशेषण। वाक्य की जो व्याकरणिक इकाई वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करे उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। इसे पहचानने का तरीका क्या है टीचर? तो इसे पहचानने के लिए इसमें क्रिया की विशेषता का बोध होता है और इसमें क्रिया के साथ कितना, कहाँ, कैसे और कब आदि लगाकर प्रश्न बनाए जाते हैं। जैसे बच्चा बहुत दूर चलते चलते थक गया, अंडरलाइन है बच्चा बहुत दूर। फिर यहाँ प्रश्न आता है बच्चा कितना चलते चलते थक गया, तो बहुत दूर, है ना, तो बहुत दूर। देखिए क्या लिखा है इसमें, क्रिया के साथ कितना, कहाँ, कैसे और कब, इन सारी बातों को लगाकर प्रश्न बनाए जाते हैं। तो बच्चा कितना चलते चलते थक गया, बहुत दूर। बहुत दूर क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध। दो लड़के खिड़की से बाहर देख रहे हैं। दो लड़के कहाँ देख रहे हैं? खिड़की से बाहर। तो खिड़की से बाहर क्या हो गया? क्रिया विशेषण पदबंध। अगला तीसरा उदाहरण देखो, गाड़ी बहुत तेज चल रही है। प्रश्न है गाड़ी कैसी चल रही है? तो बाबा बहुत तेज चल रही है ना। तो इस तरह से हम क्रिया विशेषण पदबंध को पहचान सकते हैं। अब इसके बाद एक और चीज़ है बच्चों यहाँ पर कि इसके अतिरिक्त रेखांकित पदबंधों के अंतिम शब्द के आधार पर भी हम पदबंध का निर्माण कर सकते हैं। ये तो मैंने अभी पढ़ाते पढ़ाते एक्सप्लेन करते करते ही बताया कि अंतिम शब्द के आधार पर भी हम पदबंध का निर्माण कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं। जैसे इजराइल के प्रत्येक नागरिक देशभक्त है। नागरिक, काम करते करते वह थक गया, वह। इस दुनिया में ईमानदार लोग बहुत कम है, ईमानदार। काम करते करते वह थक गया, हो गया ये। इस दुनिया में बहुत ईमानदार लोग बहुत कम है, ईमानदार, बता चुकी हूँ शायद। बहुत देर हो गई है, क्रिया विशेषण पदबंध। दो लड़के खिड़की से बाहर देख रहे हैं, क्रिया विशेषण पदबंध। ओके, तो ये था बच्चों शब्द, पद और पदबंध वाला टॉपिक, जो मेरी तरफ से समझाने का पूरा प्रयास किया गया और आशा करती हूँ कि वो आपको समझ में आया होगा। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू बच्चों।